हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम घटनाचक्र पूर्वावलोकन की टॉपिक वाइज सीरीज चला रहे हैं। टॉपिक वाइज सीरीज में हमने भारतीय इतिहास को प्रारंभ किया है और इसमें भी हम मॉडर्न इंडिया को देख रहे हैं। तो मॉडर्न इंडिया को हम देख रहे हैं, इसमें आज हमारा ये तीसरा वीडियो होने वाला है। तीसरे टॉपिक को हम देखेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपको स्टेट एग्जाम्स जो भी होते हैं, चाहे वो पीसीएस के एग्जाम हो गए, चाहे वो अन्य जो भी एग्जाम होते हैं पीसीएस लेवल के, उन सभी एग्जाम में आपको ये हेल्प करने वाली है वीडियो। तो आप इस सीरीज को पूरा देखिएगा और डेफिनेटली इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, हमने जो है यहाँ पे दो टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इन दोनों का हमने पहले थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करवाया है, फिर हमने यहाँ पे जो है इसका एमसीक्यूज पोर्शन कंप्लीट करवाया है। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। तो आज हम टॉपिक 3 को देखेंगे, क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर को। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, फिर हम देखना स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स को। तो यहाँ पे है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। दोस्तों, हम यहाँ पे पंजाब और मैसूर की देखते हैं, यहाँ पे क्या कहानी है, इन लोगों की क्या सिचुएशन है, यहाँ पे किसका शासन है। बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो उनका पंजाब और मैसूर के साथ क्या रिलेशन होता है, कौन कौन सी लड़ाइयाँ होती हैं, कौन कौन सी संधियाँ होती हैं और वहाँ पे क्या कारनामे करती है ईस्ट इंडिया कंपनी और उन्हें कैसे जो है वो अपने साम्राज्य में मिला लेती है। तो दोस्तों, ये जो हमारा नोट्स है, ये नोट्स जो है ये फैक्चुअल नोट्स है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। ये थ्योरी वाला नोट्स नहीं है दोस्तों। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये नोट्स। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया जो ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन आते हैं जिसमें से हमें देखना होता है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट नोट्स है और इसको आप अच्छे से देखिएगा और इसको 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो आपको पूरे जो फैक्ट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं होंगे। तो चलिए हम देखते हैं रणजीत सिंह। देखिए पंजाब में क्या है, रणजीत सिंह का हम देखने वाले हैं। पंजाब जो है रणजीत सिंह के समय में जो ये 12 मिसलों में विभाजित हो गया था और उसमें से एक मिसल था सुकरचकिया मिसल। जो सुकरचकिया मिसल था उसके जो मुखिया थे महासिंह के घर जो है रणजीत सिंह का जन्म होता है। अर्थात रणजीत सिंह जो है वो सुकरचकिया मिसल के प्रधान है और इनके पिता का नाम महासिंह है और इनका जो जन्म होता है दोस्तों वो 13 नवंबर 1780 को इनका जन्म होता है। और रणजीत सिंह के साथ जो है अंग्रेजों ने अमृतसर की संधि किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि अमृतसर की जो संधि हुई थी वो किसके साथ हुआ था, तो रणजीत सिंह के साथ हुआ था, अंग्रेजों ने किया था। और अंग्रेजों में गवर्नर कौन सा, तो चार्ल्स मेटकाफ ने ये संधि किया था। 25 अप्रैल 1809 को ये संधि जो है रणजीत सिंह के साथ किया गया था। और रणजीत सिंह क्या करते हैं, 1818 में मुल्तान को जीत लेते हैं। तो मुल्तान को उन्होंने कब जीता, तो 1818 में मुल्तान को जीतते हैं और 1834 में वो पेशावर को जीत लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुल्तान को 1858 में जीते और पेशावर को उन्होंने 1834 में जीता। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1798 में अफगानिस्तान का जो शासक था जमान शाह, ये इंपॉर्टेंट है, जो अफगानिस्तान का शासक था जमान शाह, उसने पंजाब पर आक्रमण कर दिया था। और आक्रमण करके जब वो वापस जा रहा था तो उसकी तोपें जो है वो चिनाब नदी में गिर जाती हैं दोस्तों। जब उसकी जो तोपें हैं वो चिनाब नदी में जब गिर जाती हैं तो रणजीत सिंह क्या करते हैं, उन तोपों को निकलवा करके उसको वापस भिजवा देते हैं। इससे जो जमान शाह है वो बहुत खुश होता है और उसका बदला वापस करने के लिए जमान शाह जो है रणजीत सिंह को आदेश दे देता है कि आप जो है लाहौर पर अधिकार कर लीजिए। उनको लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे देता है जमान शाह और रणजीत सिंह तुरंत उसका फायदा उठाते हैं और लाहौर पर आक्रमण करके लाहौर को जो है अपने अधिकार में ले लेते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट दोस्तों कि 1799 में लाहौर पर अधिकार जब उन्होंने कर लिया और उसे ही उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो ध्यान रखिएगा, रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। और जो रणजीत सिंह को जो राजा की उपाधि है ये भी जमान शाह ने ही दिया था। तो राजा रणजीत सिंह जो हम लोग लिखते हैं तो उनको जो राजा की उपाधि दिया था वो जमान शाह ने दिया था दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि 1805 में अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। अमृतसर ने क्या, सॉरी, ये जो रणजीत सिंह है इन्होंने क्या किया, अमृतसर को जो है भंगी मिसल, जैसे जो 12 मिसलों में जो एक मिसल तो हमने सुकरचकिया मिसल का देखा, ऐसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मिशन था वो था भंगी मिसल। तो भंगी मिसल जो है वो बहुत शक्तिशाली मिसल था और इस मिसल से जो है उन्होंने अमृतसर को छीन लेते हैं और छीन के अपने राज्य में मिला लेते हैं। उसके पश्चात उन्होंने जो है पंजाब को राजनीतिक राजधानी जो है, पंजाब की राजनीतिक राजधानी वो लाहौर बनाते हैं दोस्तों और धार्मिक राजधानी जो है वो अमृतसर को बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रणजीत सिंह ने जो है वो 2 राजधानियां बनाई थी पंजाब की। एक तो इनकी लाहौर जो राजधानी थी दोस्तों, लाहौर,
ये लाहौर उनकी राजनीतिक राजधानी थी और जो उनकी धार्मिक राजधानी थी दोस्तों वो अमृतसर थी। आज भी जो है अमृतसर वो धार्मिक स्थल के रूप में फेमस है, तो ध्यान रखिएगा अमृतसर जो है उनकी धार्मिक राजधानी थी। और देखिए इन्हीं के बारे में एक कथन कहा जाता है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। देखिए रणजीत सिंह की एक आंखें नहीं थी, एक आंखें अंधी थी उनकी, उनको एक आंखों से ही दिखाई देता था। तो इस पे रणजीत सिंह कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को जो है एक निगाह से देखूं, इसलिए ईश्वर ने जो है उनकी दूसरी आंख की रोशनी छीन लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दोस्तों कि अफगान अमीर जो शाह सुजा है उसने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कोहिनूर हीरा प्रदान किया था वो शाह सुजा ने दिया था रणजीत सिंह को। ये कोहिनूर हीरा के बारे में आप जान ही रहे हैं। कोहिनूर हीरा जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत में आक्रमण किया था मुगल के समय में, तो वहां से ये कोहिनूर हीरा उठा करके ले गया था और ये हीरा वापस जो है वो रणजीत सिंह के पास आता है। आगे हम और कहानी देखेंगे कि कोहिनूर हीरा जो है कहाँ वापस जाता है। और देखिए फिर क्या है, रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 में। ध्यान ध्यान रखिएगा 1780 में इनका जन्म होता है और 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद से जो इनके उत्तराधिकारी आते हैं वो इतने सशक्त नहीं होते हैं, कमजोर हो जाते हैं और उसके बाद से जो है पंजाब राज्य में स्थिरता नहीं रह जाती है दोस्तों। और इसी में आगे आने में अंग्रेज इस स्थिति का फायदा उठाते हैं और इसको जो है अपने राज्य में मिला लेते हैं। देखिए जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद सिंहासन पर बैठता है उनका बेटा खड़क सिंह। खड़क सिंह जो था दोस्तों इसको अफीम खाने की आदत थी, ये बहुत अफीम खाता था और इसके दरबार में हो क्या जाता है कि दो विरोधी दल का जन्म हो जाता है। खड़क सिंह के दरबार में दो विरोधी दलों का जन्म हो जाता है और उनमें जो है प्रतिद्वंदिता के कारण जो है पंजाब में अराजकता फैल जाती है। वो दो विरोधी दल कौन थे, तो एक जो था संधा वालिया सरदार थे और दूसरा था डोंगरा बंधु थे। तो जो संधा वालिया सरदार थे इसमें चैत सिंह थे, अतर सिंह थे, लहना सिंह थे, अजीत सिंह थे, ये सभी संधा वालिया सरदार थे। और दूसरा था ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह, ये सभी डोंगरा बंधु थे। इन्हीं दोनों में जो है प्रतिद्वंदिता का कारण जो है पंजाब में अराजकता की स्थिति फैल जाती है दोस्तों। उसके बाद से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख रहे होंगे जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो गया, पीसीएस का हो गया या कोई और भी जो एग्जाम हो गए, चाहे वो पुलिस का हो गया, लेखपाल का हो गया, कोई भी जो एग्जाम हो रहे हैं उस सभी में ये जरूर पूछ लिया जाता है कि चिलियावाला का युद्ध। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो चिलियावाला का युद्ध है ये अंग्रेज और सिखों के युद्ध से संबंधित है और ये कब हुआ था, तो ये 13 जनवरी 1849 को हुआ था। तो दोस्तों ये 13 जनवरी 1849 को हुआ था। वैसे ये जो सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, हम आगे देखेंगे आंग्ल सिख युद्ध, यही ये सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध के समय में ही हुआ था। पंजाब में एक जगह चिलियावाला, तो वहां पे ये युद्ध होता है और इसमें जो सिखों का नेतृत्व कर रहे थे वो शेर सिंह कर रहे थे और जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे वो लॉर्ड गफ के दौरान अंग्रेजों का नेतृत्व किया गया था। और चिलियावाला के युद्ध के समय ये भी पूछा गया कि गवर्नर जनरल कौन था, तो ये ध्यान रखिएगा डलहौजी जो है उस समय गवर्नर जनरल था। इस युद्ध में क्या होता है कि ये युद्ध जो है वो अनिर्णित रहता है, इसमें जो है कोई फाइनल लीडर निकल करके नहीं आता है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्या है, जो उनके नेक्स्ट उत्तराधिकारी बैठते हैं वो है दलीप सिंह। तो दलीप सिंह जो है ये एक तरीके से देखा जाता है ये अंतिम सिख शासक थे। दलीप सिंह के बाद से जो है वो अंग्रेज पूरी तरीके से जो है पंजाब राज्य को अपने में मिला लेते हैं। देखिए दलीप सिंह क्या है, पहली चीज तो ये अल्पवयस्क है, ये अल्पवयस्क है और ये जो शासन चला रहा है इसकी एक संरक्षिका थी महारानी जिंदल थी। महारानी जिंदल के नेतृत्व में जो है ये शासन कर रहा है दलीप सिंह। और ये अंतिम सिख शासन था और इसने शासन जो किया है वो 1843 से लेकर 1849 तक इसने शासन किया है। और इसी के समय में दोस्तों दो आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। ये जो दो आंग्ल सिख युद्ध होते हैं वो दलीप सिंह के समय में ही होते हैं और उस समय जो गवर्नर जनरल होता है दोस्तों वो डलहौजी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहली चीज तो युद्ध कब होता है, तो युद्ध 1845 से लेकर 1846 के बीच में होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट है दो संधियां होती हैं। जो ये दो संधियां क्या है, एक तो इसमें लाहौर की संधि होती है, दूसरी भैरववाल की संधि होती है। तो ध्यान रखिएगा लाहौर की संधि और भैरववाल की संधि, ये दोनों ही जो संधियां हैं दोस्तों ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का परिणाम है, आंग्ल सिख युद्ध में होता है जो 1845 से लेकर 1846 के बीच में होता है। और जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है दोस्तों वो 1848 से लेकर 1849 में होता है। और इस युद्ध में जो है सिख पूरी तरीके से पराजित हो जाते हैं और जो सिख राज्य है उसको जो है अंग्रेज अपने में मिला लेते हैं। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से क्या होता है कि अंग्रेज जो है मतलब सिखों का जो है वो शासन समाप्त हो जाता है। उसके बाद से थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग और देख लेते हैं दलीप सिंह के बारे में। जब इसमें जो है दलीप सिंह की हार हो जाती है, सिख साम्राज्य पराजित हो जाता है, तो उसके बाद से दलीप सिंह को क्या किया जाता है, उनको 50,000 रुपए की वार्षिक पेंशन देकर के ब्रिटेन भेज दिया जाता है कि जाओ तुम अभी नाबालिग हो, ब्रिटेन में पढ़ाई लिखाई करो। तो पढ़ने के लिए ब्रिटेन चले जाते हैं और दलीप सिंह जो है वो अपना सिख धर्म छोड़ करके वहां जाकर के वो ईसाई धर्म अपना लेते हैं। और
जो कोहिनूर हीरा जो रणजीत सिंह को मिला था, कोहिनूर हीरा, वो कोहिनूर हीरा जो है वो अंग्रेज ले लेते हैं और वो जो ब्रिटेन की महारानी है उनको ले जाकर के दे देते हैं, जो आज भी उनके जो मुकुट है उसमें जड़ा हुआ है कोहिनूर हीरा, ये चला जाता है ब्रिटेन। और जो दिलीप सिंह है ये क्या करते हैं, रूस की यात्रा भी करते हैं और इनका जो निधन होता है दोस्तों, ये 1893 में इनका निधन हो जाता है। कहाँ पे होता है, तो फ्रांस में इनका निधन होता है। और इनकी जो अंत्येष्टि हुई है ये इंग्लैंड में हुई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इनकी अंत्येष्टि जो है वो इंग्लैंड में हुई है। और जब पंजाब में विलय हो जाता है उसके बाद से डलहौजी क्या करता है कि पंजाब का शासन चलाने के लिए वहां पे 3 लोगों का एक परिषद बनाता है, एक परिषद का गठन करता है 3 लोगों के नेतृत्व में। वो 3 लोग कौन है दोस्तों, तो एक तो है यहाँ पे सर हेनरी लॉरेंस के अध्यक्ष में, और दूसरा है सर लॉरेंस, और तीसरा है चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले। तो इन तीनों के नेतृत्व में एक परिषद का गठन किया जाता है जिससे पंजाब में शासन चलाने की बात की जाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। अभी हमने आंग्ल सिख युद्ध देख लिया, 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए थे। अब हम देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध में देखिए जो मैसूर है, मैसूर का जो युद्ध उदय होता है, थोड़ा सा हम लोग पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। तो देखिए मैसूर में होता क्या है कि जैसे ये हमारा भारत है, तो भारत में यहाँ पे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य था, और इन दोनों का होता है विघटन। विघटन किससे होता है, तो जो 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध होता है, तालीकोटा के युद्ध से विजयनगर बहमनी जो होता है, विजयनगर का जो है विघटन होता है। और यहीं पे जो है एक मैसूर राज्य, जो कर्नाटक वाला एरिया है, यहाँ पे एक मैसूर राज्य का उदय होता है। और मैसूर राज्य में दोस्तों वाडियार वंश का शासन होता है, वाडियार वंश का शासन होता है, और उसका जो राजा होता है चिक्का कृष्णराज, कृष्णा चिकराज जो है वो वाडियार वंश का शासक होता है। और ये जो कृष्णराज है, चिक्का कृष्णराज, इसके 2 मंत्री होते हैं, इसके 2 सेनापति होते हैं, एक नंदराज होता है और एक देवराज होता है। तो इन 2 लोगों के सहयोग से ये शासन चलाता होता है। और नंदराज की ही सेना में एक व्यक्ति शामिल होता है जिसका नाम है हैदर अली। देखिए यहाँ पे हैदर अली की कहानी कहाँ पे हो रही है कि नंदराज की जो सेना है इसी में हैदर अली नाम का एक व्यक्ति होता है। बहुत ही ये योग्य व्यक्ति था, बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। हैदर अली ने ही 1755 में डिंडीगुल में एक कारखाना स्थापित करता है तोप निर्माण के लिए। और हैदर अली क्या करता है दोस्तों कि 1760 में ये नंदराज की हत्या करके और स्वयं जो है मैसूर का स्वतंत्र शासक बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा 1707 में ये खुद उभर करके स्वतंत्र शासक बन जाता है मैसूर राज्य का। अब यही जो है इसकी हड़प जो होगी वो अंग्रेजों के साथ होगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आंग्ल मैसूर युद्ध है यहाँ पे टोटल 4 युद्ध होते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध में टोटल 4 युद्ध होते हैं। जो पहला युद्ध होता है वो 1767 से लेकर 1769 के बीच में होता है, और ये युद्ध जो समाप्त होता है ये मद्रास की संधि से युद्ध समाप्त हो जाता है। और इसमें जो है हैदर अली लड़ रहा है, और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा है, तो गवर्नर जो है इसमें वेरलिस्ट, ये अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा है, और इसमें जो हैदर अली है वो विजयी रहता है। सेकेंड जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है दोस्तों वो 1780 से लेकर 1784 के बीच में होता है। और यहीं पे जो है दोस्तों 1782 में जो हैदर अली है इसकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा, इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु किस में होती है, पोर्टो नेवा के युद्ध में होती है। ध्यान रखिएगा, पोर्टो नेवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और उसका जो कमान है अब युद्ध का वो संभाल लेता है टीपू सुल्तान। और ये जो पोर्टो नेवा का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। और इस समय जो जनरल था वो था आयरकूट। ध्यान रखिएगा, जो अंग्रेजी जनरल था आयरकूट, इसके नेतृत्व में ये युद्ध होता है, और इसमें जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे जो संधि होती है दोस्तों वो मंगलौर की संधि होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि होती है 1784 ईस्वी में। और इस समय जो गवर्नर था वो था वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में ये युद्ध होता है। थर्ड हम लोग देखते हैं दोस्तों, थर्ड है जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1790 से 1792 के बीच में होता है। अब यहाँ पे टीपू इसी लड़ाई में है, टीपू लड़ रहा है। टीपू क्या करता है, जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में नेतृत्व करता है तो उस समय वो क्या करता है कि फ्रांस, कस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान से समर्थन लेना स्टार्ट करता है, और वहां पे आज के समय के जैसे दूतावास की स्थापना की योजना बनाता है, दूतावास स्थापित करता है, और श्रीरंगपट्टनम को वो अपनी राजधानी बनाता है, और वहां पे एक जैकोबिन क्लब की स्थापना भी करता है। तो जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट हुआ 1790 से 1792 में, अब यहाँ पे क्या होता है कि 1792 में जो है टीपू के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इस यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। और इस समय गवर्नर जनरल कौन है, तो यहाँ पे कार्नवालिस जो है वो गवर्नर जनरल है। उसके बाद से हम देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये होता 1799 में, और यहाँ पे जो है वो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और इसमें जो है जो वेलेजली होता है
गवर्नर जनरल, वो जो है इसको सहायक संधि के तहत तब राज्य को हड़प लेता है, मिला लेता है। टीपू सुल्तान ने जो है दोस्तों सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जहाँ पे अब टीपू को मार दिया जाता है और इसके जो भी सदस्य थे, टीपू के जो भी कुल सदस्य थे, उनको वेल्लोर में कैद कर दिया जाता है। और जो युद्ध जीतने की खुशी में, युद्ध किसने जीता है? वेलेजली ने। वेलेजली उस समय गवर्नर जनरल है। तो युद्ध जीतने की खुशी में जो है दोस्तों आयरलैंड के जो लॉर्ड समाज है, ध्यान रखिएगा, आयरलैंड का जो लॉर्ड समाज है वो वेलेजली को मार्किव्स की जो है उपाधि प्रदान करता है दोस्तों। तो मार्किव्स की उपाधि किसको मिलती है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये मिलती है जो है वेलेजली को, और ये लॉर्ड समाज के लोग देते हैं। और युद्ध के बाद क्या होता है कि अंग्रेजों ने फिर से वाडियार वंश के जो एक लड़का था, बालक ही था, कृष्णराज, उसको वहां पे शासक बना देते हैं। और एक नेक्स्ट पॉइंट और है दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम देख लेते हैं बेगम समरू। एक बेगम समरू का नाम आता है। तो बेगम समरू जो थी, तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए है क्योंकि इन्होंने मेरठ के निकट सरधना एक जगह है, वहां पे इन्होंने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। तो जिसे बेगम समरू का जो चर्च कहा जाता है, चर्च निर्माण कराने की वजह से ये फेमस रही है और ये सरधना की शासिका रही है। सरधना जो है मेरठ के पास का जगह है। तो देखिए, जो बेगम समरू के पति थे वो एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट सांब्रे थे और ये कई सारे रियासतों को अपनी सैन्य सेवाएं जो इन्होंने प्रदान किया था। इसी तरीके से इन्होंने जो है, जो बंगाल का नवाब था नजफ खां, इसकी दुश्मनी जो थी सहारनपुर के रुहेला सरदार जाप्ता खां को, तो इसमें जो है इन्होंने सपोर्ट किया था नजफ खां को। इससे नजफ खां जो है वो बहुत खुश हुआ था और उन्होंने जो है सरधना की जो जागीर है वो दे दिया था वाल्टर रेनहार्ट सांब्रे को। और बाद में जो है इसी की पत्नी बेगम समरू जो है वहां की शासिका बनती है। दोस्तों ये हमारा था नोट्स कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से हमने जो भी फैक्ट्स पढ़ा है दोस्तों उसका हम रिवीजन कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो रणजीत सिंह के राज्य में कौन सा एरिया सम्मिलित था? दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। तो देखिए अभी हमने देखा इनके राज्य में जो है वो श्रीनगर सम्मिलित था, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सेकंड, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो इन्होंने जो है अपनी दो राजधानियां बनाई थी, एक तो इन्होंने अपनी लाहौर बनाई थी, दूसरी अमृतसर बनाई थी। तो लाहौर जो इनकी थी वो राजनीतिक राजधानी थी और अमृतसर जो थी इनकी धार्मिक राजधानी थी। तो यहाँ पे पूछा राजधानी, तो हम इसको लाहौर को बताएंगे, तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना किया था? देखिए अदालत ए आला की जो स्थापना किया था इन्होंने अपनी राजनीतिक राजधानी लाहौर में किया था, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं, जो अदालत ए आला था ये रणजीत सिंह की जो न्याय व्यवस्था थी वो कठोर थी और राज्य की ये सर्वोच्च अदालत थी जिसका नाम था अदालत ए आला। अदालत ए आला जो है वो लाहौर में स्थित थी, हमने देख लिया। वहाँ का जो प्रधान था, जो प्रधान न्यायाधीश था वो स्वयं जो है ये रणजीत सिंह ही थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो किसने इनको कोहिनूर हीरा दिया था? तो वो शाह सुजा ने दिया था। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों ए हो जाएगा। और इसको अहमद शाह अब्दाली लेकर के गया था। बाद में जब दलीप सिंह को अपने शासन में मिला लेते हैं तो कोहिनूर हीरा उठा करके ये अंग्रेज भेज देते हैं ब्रिटेन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो ये रणजीत सिंह स्वयं अपने बारे में कह रहे हैं, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इनके जो उत्तराधिकारी इनका बेटा बनता है खड़क सिंह, जो अफीम का आदी था। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सिख साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? देखिए अंतिम राजा कौन था? तो वो दलीप सिंह थे, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। दलीप सिंह ये एक नाबालिग थे और इनकी जो संरक्षिका थी महारानी जिंदल वो शासन चलाती थी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में लिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। देखिए अभी हमने क्या देखा कि इनका जो निधन हुआ था वो पेरिस में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। तो इनका जो निधन हुआ था 23 अक्टूबर 1893 को हुआ था पेरिस में, और नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी। देखिए इनकी अंत्येष्टि कहाँ पे हुई थी? तो इनकी अंत्येष्टि जो है वो इंग्लैंड में हुई थी, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में इनकी अंत्येष्टि हुई थी। और उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, बिल्कुल गलत है, इन्होंने सिख धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म को अपना लिया था। और कह रहा है वो कभी भी रूस नहीं गए थे, तो बिल्कुल गलत है, वो रूस की भी यात्रा किए थे। तो ये था इसका डिटेल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? फिर रिपीट हुआ, दलीप सिंह था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन,
पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? देखिए पंजाब पे शासन करने के लिए डलहौजी 3 सदस्यीय परिषद का गठन करता है। इसमें कौन होते हैं? तो सर हेनरी लॉरेंस होते हैं, जॉन लॉरेंस होते हैं और रॉबर्ट मांटगोमरी। देखिए मांटगोमरी नहीं होते हैं, यहाँ पे सिर्फ यही 2 लोग होते हैं। एच.एम. इलियट भी नहीं थे, मांटगोमरी भी नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए इसका 2 आंसर सही होंगे, ए और डी। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लीजिएगा, 2 आंसर होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1766 से 1769 में हुआ था, कौन विजयी हुआ था? देखिए जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था इसमें हैदर अली लड़ रहा था और हैदर अली डेफिनेटली विजयी हुआ था। तो सही जवाब जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों ये बताइए कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसके समय कौन सी संधि हुई थी? तो इसको आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सी संधि हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि हैदर अली ने किया था। तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनेवा के युद्ध में हराया था। तो देखिए हैदर अली जो है पोर्टोनेवा के युद्ध में हारते हैं 1782 में और यहीं पे जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस समय कौन था? तो सर आयरकूट ने इनको हराया था। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? तो ये श्रीरंगपट्टनम अपनी राजधानी बनाता है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। और नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे? तो हमने देखा भी टीपू सुल्तान ने विदेशों में जो दूतावास स्थापित करने की बात की, जैसे फ्रांस हो गया, अफगानिस्तान हो गया, कस्तुनतुनिया हो गया, यहाँ सभी पे उसने जो है सहयोग भी मांगा था और दूतावास जो है स्थापित करने की बात भी किया था। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो टीपू सुल्तान जो ब्रिटिश सेना को 1780 में हराए थे, कहाँ पे हराए थे? तो दोस्तों ये पोल्लीलुर में इसको हराए थे। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? तो जो श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था वो टीपू सुल्तान के साथ किया था। और ये कब किया था दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा, ये जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसी में ये श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? तो 1799 में मारा गया था। बिल्कुल इसका जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। देखिए बिल्कुल गलत है, यहाँ पे हैदर अली जो है वो विजयी हुआ था, ना कि पराजित हुआ था, इसलिए गलत हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। देखिए बिल्कुल गलत है, यहाँ पे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में होता क्या है कि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में और अब जो कमान है वो टीपू संभाल लेता है। थर्ड है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। देखिए ये भी गलत है क्योंकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और उसके तहत इसको अपना कुछ एरिया जो है वो अंग्रेजों को देना पड़ता है। तो ये भी सही नहीं है। फोर्थ है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये टीपू पराजित किया गया और युद्ध में दिवंगत हो गया था। बिल्कुल करेक्ट है। 1799 में जो है जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है इसमें टीपू पराजित होता है और इसकी मृत्यु कर दी जाती है। और जो है यहाँ पे जो मैसूर राज्य है उसको अंग्रेज जो है वो अपने राज्य में मिला लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए हुए उत्तर का चयन करिए। तो दोस्तों इलाहाबाद की संधि, देखिए ये बक्सर युद्ध का परिणाम था। इलाहाबाद की संधि ये होता है 1765 में। मंगलौर की संधि कब होती है दोस्तों? तो मंगलौर की संधि जो है वो 1784 में होती है। और सालबाई की संधि कब होती है? देखिए सालबाई की जो संधि है ये आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम है और ये होता है 1782 में। और मद्रास की संधि कब होती है? तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय होता है 1769 में। इसका देखो दोस्तों जो सही मिलान हो जाएगा 4, 2, 1, 3, तो सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। तो देखिए बेगम समरू ने कहाँ पे कराया था? तो इन्होंने जो है सरधना मेरठ के पास करवाया था। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है? तो पहला है कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ किया था। देखिए बंगाल में जो राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ किया था वो अली मर्दान खान ने प्रारंभ नहीं किया था बल्कि वो मुर्शिद कुली खान ने प्रारंभ किया था। तो ध्यान रखिएगा मुर्शिद कुली खान ने जो है एक नई राजस्व पद्धति प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कि महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे। तो बिल्कुल करेक्ट, उन्होंने लाहौर में जो है तोप निर्माण के लिए जो है ढलाई खाने स्थापित किए थे। और नेक्स्ट है इसमें पॉइंट कि आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। तो भी बिल्कुल करेक्ट है। और डी है इसमें कि मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। तो दोस्तों ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। टीपू सुल्तान जो है वो श्रृंगेरी मंदिर था वहां पे देवी शारदा की मूर्ति के लिए धन दिया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो ए इसका सही जवाब होगा, ए वाला जो है वो सही नहीं है।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा जो है विकल्प वो सही है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। देखिए गलत है। जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1761 में हुआ था। वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे मराठे पराजित हुए थे, ना कि इब्राहिम लोदी थे। ये तो गलत हो गया। सेकंड है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। देखिए ये भी गलत है। अभी हमने देखा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु नहीं हुई थी। टीपू की मृत्यु हुई थी 1799 में और ये फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था। तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर को अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो बिल्कुल करेक्ट है ये। जो उसका सेनापति था मीर जाफर, इसी ने अंग्रेजों से मिलकर के षड्यंत्र रचा था और इसी षड्यंत्र की वजह से सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी प्लासी के युद्ध में। तो यहाँ पे केवल 3 ही सही है, तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। ये टॉपिक जो है हमारा समाप्त होता है। 24 क्वेश्चन थे जिनका हमने प्रैक्टिस कर लिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आपको हेल्पफुल लग रही होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।